का इनकम फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन कौन सा होता है? जो दुनिया से रुखसत हो गया हो। और उसके अलावा अपॉर्शनमेंट की बात हमें आमदनियों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना पड़ता। तो अब जो चीजें जेरे नजर आएंगी वो ये होगी कि टैक्स लाइबिलिटी सेपरेटली, डिसीज्ड पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका, जाहिर है जो बंदा गुजर जाता है उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई बेटा हो गया, कोई भतीजा हो गया, भांजा हो गया, वाइफ हो गई। ऑथर की आमदनी का मामला, एक बंदा किताब लिखता है तो फिर रॉयल्टी एकदम मिल जाती इतनी बड़ी, उसको कैसे ट्रीट करें? अगर वो रॉयल्टी उस साल की आमदनी में डाली जाए तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो तो फिर टैक्स ही टैक्स लग जाएगा उसको। और फिर उसके बाद माइनर्स इनकम, जैसे एक बच्चा है वो कोई पोएम लिख देता, सो नहीं रखती अल्लाह रखे, प्राइम मिनिस्टर को पसंद आ जाती है, वो 15-20 लाख रुपए उससे दे देता, तो उसकी टैक्स किधर डालेंगे आप? उम्र अभी 18 साल नहीं, उम्र 4 साल है, कमाना शुरू कर दिया उसने। और अपॉर्शनमेंट की बात करेंगे एंड पे। अब आज जो मेरा ख्याल है ना, हम कमोबेश इसमें से 3 या 4 टॉपिक्स लाजमी कवर कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं वो ये है टैक्स लाइबिलिटी सेपरेटली। टैक्स हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी होती है, ये इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए कि एक घर में 3 बंदे रहते हैं, जैसे फर्ज कर लीजिए कि एक घर में 3 बंदे रहते हैं, एक का नाम बूटा, एक का नाम जॉन और एक का नाम बशीरा। नहीं, अपने रवायती नाम हम क्यों छोड़े? अच्छा, तो बशीरा बीबी भी रहती, जॉन भी रहता है, बूटा भी रहता है। अब मसला ये है कि 3 बंदे रहते हैं इस घर में। आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों ना करें कि इनकी आमदनी को, यानी बूटा प्लस जॉन प्लस बशीरा, एक ही टैक्स रिटर्न फाइल कर देते, एक ही टैक्स रिटर्न फाइल कर देते। ये चीज वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन सेपरेटली। हर बंदे की आमदनी सेपरेट होनी चाहिए, और इस तरह बूटे की रिटर्न अलहदा होगी, जॉन की रिटर्न अलहदा होगी और बशीरा की रिटर्न अलहदा होगी। हर एक की रिटर्न दूसरे से अलहदा होगी, इकट्ठी नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो पहला लॉ समझ आ गया कि टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच पर्सन शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ईच रेजिडेंट या टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ईच पर्सन should be estimated separately. ये भी याद ना रहे तो टैक्स should be given by each person independently separately from others। इसमें तो कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गया डिसीज्ड पर्सन। ये दूसरा हमारा था ना ऑप्शन बॉक्स। वो इंसान जो दुनिया से रुखसत हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली बात तो ये कि आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो दुनिया से चला गया, ये क्या उसकी कब्र है यार, कब्र में सो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यही नहीं, आपको लग रहा है बेड के नीचे चुपके सो रहा है। अच्छा, तो ये जो है सो रहा है। अब जरा है कब्र पे फातिहा खानी के लिए उसकी बेवा आई हुई है, उसके हाथ में कड़े 3 लाख रुपए के। इन्होंने 9 लाख की ख्वाहिश की थी, लेकिन मसूफ जो है वो एक उस्ताद थे और उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी। उन्होंने 9 लाख नहीं, उन्होंने कहा 3 लाख बना देना, 3 लाख बना देता हूं, 9 लाख नहीं बना सकता। उन्होंने उन्हें 3 लाख का जो है वो बना दिया। अब सूरत हाल ये है कि उनके साथ उनके बड़े बेटे खड़े हैं जिनकी उम्र 26 साल है, छोटे बेटे खड़े हैं जिनकी उम्र 6 माह है, ठीक है। अच्छा, और एक बेटी साथ खड़ी जिसकी उम्र 10 साल है ना। इंटरेस्टिंग फैमिली। अच्छा, अब जो उनके साथ जो है वो जो बेटा है उसकी बीवी भी
खड़ी, ठीक है जी। तो ये भी एक छोटी सी फैमिली, लेकिन बहरहाल नहीं हुए जो भी सूरत हाल है, आप महबूद आबादी से ताल्लुक नहीं, आपने टैक्स पढ़ना। आप सवाल ये ना करें, आप अपने काम से काम रखें। अच्छा बच्चों, तो कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, डिसीज बंदा जो है, जो गुजर गया है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार है किस चीज का? टैक्स ड्यू ऑन डिसीज पर्सन इफ ही हैड नॉट, अगर वो ना मरता तो जितना भी टैक्स उस पर पड़ना है वो उसका जिम्मेदार है, ठीक है। तो जिम्मेदारी इनके फूलों से हटके इस गरीब के सर पे आन पड़ी है, ये जो स्टार है ये जिम्मेदारी। तो वो जो टैक्स उन्होंने देना था वो अब इसने देना है। और फिर एनी टैक्स पेबल ऑन द इनकम ऑफ डिसीज्ड स्टेट, अब डिसीज्ड स्टेट ये है कि मरने के बाद पता चला कि उनके 2-3 घर और भी हैं और उनमें भी लोग रहते हैं और उन्होंने किराए पे दुकानें भी दी हुई हैं शालम मार्केट में लेके। तो वो जो दुकानें हैं और उसके ऊपर जो घर पड़ा हुआ है उसमें जो खतूने हैं वो तो किराया दे रही हूं, किराएदार है ना, क्या हाल है, यहां से भी किराया आ रहा है। तो वो कह रहा है कि वो जो उसकी स्टेट के पैसे हैं, इंसान जिंदगी दुनिया से चला गया। जी जी सर, कौन सर? हमने बुलाया था, मैंने बुलाया था आपको। वो मेरा ये पूछना था कि अगर कल क्लास पर ही निकल आई, उसके किराए, उसकी भी आमदनी है ना जी, तो वो भी दे। अब मसला ये है कि ऐसा हो सकता है कि जो टैक्स कमिश्नर है वो जाहिर है बैक पे, वो तो अपनी अदालत बना के बैठा है। टैक्स कमिश्नर तो यूं खड़ा होता ना, क्या ख्याल, तो अपनी अदालत बना के खड़ा, और इंस्पेक्टर बार बार चक्कर लगा रहा। कौन? टैक्स इंस्पेक्टर। तो उसकी व्यवहार हो रही है। और वो कह रही है मेरा बंदा मर गया, तुम टैक्स नहीं आएगा। तो वो कहता है अच्छा मैं टैक्स नहीं लेता, लेकिन एक शर्त है, फिर आप भी विरासत ना लो। यानी ये तो अजीब बात होगी कि दुख में आप तो ले सकते हैं जायदाद में से हिस्सा और हम अपना टैक्स नहीं ले सकते। तो अगर तुम विरासत ले सकते हो तो हम भी टैक्स ले सकते हैं। अगर गांव में तो तुम भी छोड़ दो, हम भी छोड़ देते। क्या ख्याल है? इसको ईदी वालों को दे देते, ईदी वालों को दे दो। अगर सबको ईदी वालों को दे दिया, हम ईदी वालों से बात करते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है, ये जो 26 साल का है, जाहिर है ये जवान बच्चा है, उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, आपकी तरह के पेरेंट्स नहीं इसके। उसकी शादी वक्त पे कर दी, बल्कि उसका अपना भी छोटा बच्चा साथ खड़ा है, ये देखिए 2 माह का। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है उसके ऊपर जिम्मेदारी के जो वालिद का जितना टैक्स है वो देगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट वही कह रही, टैक्स ड्यू ऑन द डिसीज्ड पर्सन इफ ही हैड नॉट डाइड। इस सब का जिम्मेदार कौन है? रिप्रेजेंटेड। दूसरी बात, वो स्टेट का मतलब मकान, जमीन, जायदाद जो मरहूम छोड़ गए हैं उसका भी जिम्मेदार यही है उसके। तो कहता है वो इनकम जो तुम्हें दुकानों के किराए से आ रही है, इनकम ऑफ द डिसीज्ड एस्टेट, शालम मार्केट के दुकानों के किराए, उसके ऊपर घरों के किराए, उसके ऊपर क्वार्टर्स जो थे उनके किराए, वो तुम्हें आ रहे हैं ना, उसका भी मैं अब तुमसे टैक्स लूंगा। चूंकि पैसे तुम्हें आ रहे तो टैक्स भी तुम ही दोगे। अब एक चीज और है, अब इस दफा की टैक्स लायबिलिटी है 4 लाख। ये 2 स्टेटमेंट क्लियर है? टिक कर देते ना, ये 2 क्लियर हो गई। अच्छा, बार बार नजर उसमें फिर जाती है। तो 4 लाख की लायबिलिटी, जाहिर है मरहूम गुजर गया, 40वां हुआ, फिर 6 माह खत्म हुआ, ये वो तो मसरूफ रहे, तो उस वक्त शायद सबमिट नहीं हुई रिटर्न। अब 4 लाख की टैक्स रिटर्न या 4 लाख की लायबिलिटी ये लेके आ गया। अब ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है
इसकी नजर है किसके ऊपर? मरहूम की बीवा पे। अच्छा वो क्यों? क्योंकि उसके अगर हाथ में देखे ना 3 लाख का हार है। सर आप भी लगे तो फिर मैं भी नहीं, मतलब सिलेबस ये भी शुरू किया मैंने। ये बैच कौन सा? ये सर नया शुरू हुआ जो बैच 5 को कहता ऑनलाइन ही लेना है संडे आगे। वो बैच 5 को मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इनको आप पढ़ाएंगे? नहीं, इनको पढ़ाने ये क्या वाले बच्चे को पीआरसी वाले क्या तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? टैक्स पढ़ा रहे हैं। टैक्स पढ़ा रहे हैं। इनकी क्लास में किया आपने? हाँ, इनकी टैक्स पढ़ा रहे हैं आपने? मैं सोचा पीआरसी हाँ उस कड़े पे है। एरो गलत चला गया, एरो को सही करो यार। अच्छा तो उसकी नजर सीधी इसके ऊपर आ गई। अब एकदम से वो चीखी, बदतमीज मेरा कड़ा। तो साथ ही कमिश्नर बोला, कमिश्नर ने ये पॉइंट बोल दिया, फैसला द लाइबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द डिसीज्ड पर्सन्स एसेट्स। लाइबिलिटी उतनी है जितने डिसीज्ड पर्सन के एसेट्स हैं। जो वो किसी को गिफ्ट दे चुका है, ट्रांसफर करवा चुका है, वो तो नाम ट्रांसफर हो गया ना, वो तो रसीद ही बेगम के नाम कटी है, गिफ्ट हो चुका है, मिल चुका है। तो लिमिट कहां तक है? जहां तक उसके अपने वसाइल हैं। अब इससे एक बात लिखनी जरूरी क्यों थी? बच्चे के ज़हन में या ला पढ़ने वाले के ज़हन में आना था कि जितनी भी मरहूम की टैक्स लायबिलिटी है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव पे चली गई है और उसकी प्रॉपर्टी के भी जो इनकम है उसकी भी जिम्मेदारी इस पे चली गई है। तो ये पूरा करे जहां से मर्जी करे, तो शायद इसको अपने पैसे भी बीच में डालने पड़ेंगे। नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन टैक्स सिर्फ उसी आमदनी से देगा जो उसके वालिद छोड़ के गए। अपनी बेगम का खर्चा कम नहीं करेगा, यानी अपनी सैलरी से कुछ नहीं देगा, वो अलग केस है। वो तो भी हम पढ़ गए हैं कि हर बंदे की टैक्स लायबिलिटी दूसरे से अलग, अभी पढ़ गए हैं ना, सेपरेट होगी। तो लिहाजा वो तो अलहदा, उसको इसमें शामिल नहीं करना। तो फिर क्या शामिल करना है आपने? जो उसके अपने एसेट को छोड़ के गया। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, तो हमें ये बात समझ आई कि जो अपने एसेट छोड़ के गया ना, बहरहाल वो ही काउंट होंगे, बाकी काउंट नहीं होंगे। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव उन एसेट से निकाल के क्रक या जूस निकाल के इनको देगा या उस आमदनी से देगा जो देगा। तो उसकी बेगम के कड़े, उसकी बेगम के वालिद की तरफ से मिलने वाला मकान, उसके बेटे ने जो अपना मकान बनाया, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी उतनी है जितनी उसकी बाद में आमदनी उस तक पहुंची। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ये बात हमें समझ आ गई। अब यहां पे ना 2 सवाल है, ठीक है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई पिक्ड अप देम, मतलब ये 2 सवालात हैं। और ये सवालात क्यों? नहीं, अगली क्लास है आपकी? अच्छा, वो राना साहब ठीक है, तो करके खत्म करते हैं। हाँ, इसमें क्या है? सही है, आज पढ़ लेते हैं यार। सही बात है, चलो गपशप करते हैं यार, एंजॉय कर रहे हैं। हम कौन सा पढ़े, बातें तो कर रहे हैं आज हम। आज तो 100 स्टोरियों को कुछ सुना रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अब मसला ये जी कि वो आ गया कमिश्नर का, वो इंस्पेक्टर आ गया लेने पैसे, 2 लाख लेने आ गया। अब सोचिए जरा कि बैंक का नुमाइंदा भी आ गया, वो भी आ गया। अब क्या होगा? वो कहते हैं जी अब ये होगा कि पहली लायबिलिटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स कहता है हम अपना 4 लाख लेके जाएंगे। अब जो बचेगा ना उसमें से हम दे देंगे किसको? बैंक। जो बचेगा वो बैंक ले जाए। ठीक होगी बात? जो बचेगा वो बैंक ले जाए। क्लियर जी? वो बैंक को चला गया। अब जो बैंक को फिर वो नहीं मिलेगा। नहीं, टैक्स वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, उनके लिए ला सकते हैं, बाकियों के लिए बंदा मर गया, सब्र करो तुम भी, उसकी फैमिली भी तो कर रही है।
शुक्र करो तुम्हें 1 लाख मिले, शुक्र करोगे तुम्हें 1 लाख मिले। नहीं बच्चों, मेरे वाले क्या करेंगे, उनको सब्र ही करनी पड़ेगा, क्योंकि वो कारोबार करने हैं। तो कारोबार में ऐसा हो जाता है, पार्टनर मर गया तो क्या करें, आप उसको बुला के तो नहीं ना ला सकते। अच्छा, अब देखिए मसला ये है कि यहां ये बात बड़ी जरूरी है। कहते हैं फॉर पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ shall be assumed as having been taken against the legal representative। क्या मतलब यह है कि अगर कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही थी, कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही थी, तो कोर्ट प्रोसीडिंग तो शुरू हो चुकी थी, कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी, जज साहब आ चुके थे और वो जो है वो केस सुन रहे थे, अदालत में गवाह पेश हो चुके थे। तो वो कहते हैं जज साहब केस दोबारा शुरू करेंगे। लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिसीज्ड पर्सन बिफोर द डेथ शैल बी अज्यूम्ड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आगे पढ़िए, द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यू अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ डेथ। केस दोबारा शुरू नहीं होगा, बस फर्क ये पड़ेगा कि तुम्हारे अब्बू की जगह आके तुम खड़े हो जाओगे, जहां 67 साल का बुढ़ा खड़ा था वहां 26 साल का नौजवान खड़ा हो जाएगा, बस बाकी सारा काम वही रहेगा। क्लियर जी? तो ये भी बात समझ आ गई कि अगर कोई बंदा मर जाए तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा सिर्फ जायदाद नहीं मिलेगी, उसके मुकदमे भी लेने पड़ेंगे और उसकी टैक्स लाइबिलिटियां भी उठानी पड़ेंगी। इतना आसान काम नहीं है कि आप कल को सेठ आबिद के दामाद बन जाओ और कहो जी के ससुर साहब गुजर गए हैं और आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के तो सारी जायदाद मिलेगी। नहीं, जायदाद तो मिलेगी लेकिन उनके जितने फड्डे हैं वो भी अपन बैठने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, लेकिन मुझे पता है आप कहेंगे सर मैं फड्डे बैठ लूंगा, तो जायदाद आन दो। अच्छा, एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड पर्सन मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। यानी बाद में पता चला कि जनाब ने ब्रांथर रोड पे भी एक बोरा गोदाम रखा हुआ था और वहां पे सरिया पड़ा हुआ है कोई तकरीबन 4 मैट्रिक टन, और वो उन्होंने रखा था कि जब इमरान खान चला जाएगा, लोहा महंगा होगा, तब मैं बेचूंगा। क्या ख्याल, जब डॉलर 200 से ऊपर जाएगा। तो पता चल गया जनाब अब इसके ऊपर ये इसका टैक्स वो देते ही नहीं रहे, लोहा बेचते रहे पहले। अब क्या होगा, अब लीगल कार्रवाई होगी। क्या कहता है ला, होगी। किस पे होगी, अब रिप्रेजेंटेटिव पे। चूंकि अगर तो हमें पता लगा कि गोदाम है तो तुम्हें भी नहीं पता, तो हमसे पूछ लो ये गोदाम है। अब वो गोदाम किसको मिला है, तुम्हें मिला है ना, तो लोहा तुम्हारा, गोदाम तुम्हारा और हमारा टैक्स। तो सारा केस जो है हम दोबारा से शुरू करेंगे। गोदाम कब खरीदा गया, कब से लोहा बेच रहे थे, कब से सरिये बांध रहे थे, पिलर बना रहे थे, बीम बना रहे थे लोगों के घरों के, और हमें कच्ची छत पे छोड़ा हुआ था। अब हम इनसे टैक्स लें। क्या ख्याल है बच्चों? तो कौम के लिए कच्ची छत और अपने लिए पक्की छत, ये नहीं हो सकता। अब समझ गया कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो टैक्स का भी जिम्मेदार होगा, उसकी प्रॉपर्टी से आने वाली आमदनी का भी जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर अगर कोई, और उतना ही टैक्स देगा जितने पैसे वो छोड़ के गया है। और अगर उसके ऊपर केस चल रहा है तो जहां तक केस चला हुआ है वहीं से प्रोसीड होगा और रिप्रेजेंटेटिव वहां के खड़ा हो जाएगा। और अगर कोई बाद में पता चला एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन हो जाती या हो सकती है टेकन अगेंस्ट द डिसीज पर्सन, जो डिसीज पर्सन के अंदर है, FIA वालों ने पकड़ लिया हुआ था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पकड़ लिया हुआ था, लेकिन इस दौरान जनाब का इंतकाल हो गया, हमने भी केस पूरा नहीं किया था। अब केस पूरा करेंगे, किस पे चलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर बच्चों? अब एक मसला है बच्चों, वो क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए। कहते हैं इन सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन, एक बंदा, who is in law representative the assets of deceased person, एक ऐसा बंदा जो कानूनी तौर पर उसके एहसासों का वारिस है।
यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेरेशन की बात हो रही ना। अभी तो हमने एक जगह नेफ्यू को बना दिया था, भतीजे को, और एक जगह किसको बना दिया था, बेटे को। वहां तक हमें भी पता ही नहीं था बनाना किसको। अब ला बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हो कौन सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, कानूनी तौर पे जो उसका वारिस है। तो वो कहते हैं हमने ला नहीं बनाना अलहदा, यानी टैक्स वाले अलहदा ला बनाए वरासत का। नहीं, वरासत का जो कानून लिखा हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान, वो ही वरासत, यानी वो लॉ से हम जाके पढ़ लेंगे, और जो उस लॉ के मुताबिक उसके एसेट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वही उसका क्या होगा, टैक्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। कैसे, जरा वापस चल के देखते हैं कि जब वो कब्र के सराहने खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे तो ये बच्चा कितने साल का है, 10 साल का है। क्या इससे टैक्स की डील करनी चाहिए? ये 6 माह का है, ये तो आपसे भी नीडो मांगेगा। क्या ख्याल है? तो कौन बन सकता है? ये बड़े सोच समझ के उम्रें लिखी गई थी उस वक्त, क्योंकि पता था कि आगे लाने क्या शक्ल नहीं है। समझे ना बात की? तो लिहाजा उसका जो लीगल वारिस है वही क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक सूरत हो सकती है, हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। इंटरमिडल्स क्या है? इंटरमिडल्स जो बीच में पंगा लेगा। ठीक है जी। अब आप सोचें पंगा कैसे लेगा? मतलब यह है कि आप कब्र में खड़े हैं और एक बंदा और आ गया और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और वो रोता जा रहा है। आप भी रो रहे हैं, लेकिन उसने को 2 फुटा बहमे भर दी और तीसरा टप शुरू कर दिया। अब पूछना पड़ेगा, भाई तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? तो वो कहता जी मेरा तो ये जिगरी यार, जब ये पैदा हुआ इसका मैंने जिगर ही साझा था, वो तो डॉक्टर ने पैदा किया, तो जितना दुख मुझे हुआ ना वो आपको नहीं हो सकता। और वो जो मकान निकले ना बाद में, जो किराए वाले निकले, ये इनका किराया तो इकट्ठे ही मैं करता हूं और मैं ही ला के देता हूं। और वो जो ब्रांतर रोड का गोदाम है वो तो जिम्मे ही मेरे, मैं तो उसका मैनेजर हूं, मैं तो उसका, वो इनकम मेरे थ्रू जाती थी। और कहां जाती थी वो मैं आपको नहीं बताऊं। अच्छा नहीं सॉरी, तो वो ज़ाहिर टैक्स वगैरह जाती है, लिहाजा मैं उसमें था ज्यादा मेन। तो वो कहेंगे अच्छा चूंकि तू बीच में रहा है, क्या इंटरमिडल्स रहा है उसके सारे पुट्ठे कामों में, कि बगैर बताए ब्रांतर रोड बीवी को बताए बगैर गोदाम खोला हुआ है, और वहां पे क्वार्टर बनाए हुए हैं, और वहां पे फैमिलियां रखी हुई किराए पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे काम तू करता रहा, चूंकि तू बीच में इन्वॉल्व था, तो अब तू भी क्या बन जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चूंकि तू बीच में फंसा हुआ है, साथ सारा तेरे पास है। उसके लड़के बेचारे को तो पता भी नहीं था। ठीक है। अच्छा हाँ, अब कई ऐसे भी केस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें वो ये कहें कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि जो इश्यूज बेटा जानता है उसका रिप्रेजेंटेटिव उसे बना देते हैं, और जो इश्यूज शुरू से तू डील कर रहा था उसका तुम दोनों इकट्ठे आया करो, अब अंकल भतीजा बन गए। नहीं देखिए, मुकरेगा कैसे, इंटरमिडल कर चुका। इंटरमिडल समझ रहे, इंटरमिडल में निकल नहीं सकता। जैसे वकील अक्सर निकल नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं इनहेरिटेंस तूने उसकी वो भी लिखी, वो क्या विल भी लिखी, तूने उसके सारे मामला लिखे, तो जब भी जायदाद का मसला होता है वहां वकील फंसता है। वकील को नहीं वो फिर छोड़ते, वो कहते हैं तुझे एक एक बात का पता है, तू आ जा, तू गवाही दे। तो ये इंटरमिडल जो होगा ये आ जाएगा। वो तो फिर बेटा कुछ ना कुछ पता कर ही लेंगे, फिर वो बेटे को भी साथ लेंगे, चल तू भी स्टडी करते सीधी कर ले, दोनों मिलकर स्टडी करते। क्या हाल है कि नहीं? वैसे आमतौर पे हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हम तो इन बातों को सोचते भी नहीं। वैसे मैं एक जगह बैठा था एक रियल स्टेट वाले के पास, अब तो उन्हें बैठना छोड़ दिया। वो मैं वहां ज्यादा बैठता ना तो नफसियाती मरीज हो जाना। वहां लोग आते थे और आके क्या करते थे, आगे ये करते थे कि भट्ट साहब अपना एंज करो, है ना, मेरे को रिप्रेजेंटेटिव है, तो विरासत वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और वो बंदा जो बीच में इन्वॉल्व हो गया, इंटरमिडल कर गया, और सारी मालूमात उसके पास है पिछले गोदामों की, ये वो, उसको तो वो खींच के बीच में डालेंगे। तू तो रिप्रेजेंटेटिव है ही है उस सारी प्रॉपर्टी का, जिसका राजदान ही तू है। अच्छा, on whom the state devolve on the death of
रिप्रेजेंटेटिव, ओ माय गॉड, एक और वाक्य हो गया, रिप्रेजेंटेटिव भी दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखे सूरत हाल ये हो गई कि 6 माह के अंदर अंदर वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। ठीक है जी। अब बच्चों वो भी दुनिया में से रुखसत हो गया, अब कौन जिम्मेदार होगा? अब वो बता रहा है कि जिम्मेदार होंगी कौन? शाबाश। whom who the state devolve on the death of लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब जायदाद जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जायदाद जिसके पास जाएगी वो उसका क्या बन जाएगा? बीइंग स्यूड इन द केस, उस पर स्यू किया जाएगा। सू का मतलब है केस। तो प्रॉपर्टी अब उसकी किसके पास जानी? फिलहाल बेटा तो उसका 2 माह का, फिलहाल भी पास जाए। अब वो बीवी उसकी जिम्मेदार है, अपने ससुर के जो केस ले लिए थे उसने उसको भी देखे, और अब जो उसकी जायदाद है उसको भी देखे। बिफोर डैट के मैरी गेन, सॉरी वो ला में नहीं लिखा, लेकिन बात ये कि अब उन दोनों को लेके मुझे खुद ऐसी तलाश रही बरेर से तक कि ऐसी को खातून मिल जाए। अच्छा चले, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर सुन ले दो, पढ़ाई पढ़ो। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? अब बात ये आ गई, ये चीज यहां पे खत्म हो गई। ठीक है जी। सम अप किया जाए तो क्या समझ आई? मरने वाली की तमाम एसेट्स और टैक्स लायबिलिटी जाएगी रिप्रेजेंटेटिव, देगा उतने पैसे जितने उसकी जायदाद से हैं, क्लेम जितना है वो नहीं, जितने उसके एसेट बचे उसमें से। अगर देखा जाए तो उसकी वो केस, वो मुकदमे जो चल रहे थे वो वहीं से चलेंगे जहां पे वो थे, दोबारा से शुरू नहीं होंगे। तो दे हैव द कोर्ट प्रोसीडिंग विल स्टार्ट वेयर इट वाज एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है जी। मौत के वक्त जहां कोर्ट प्रोसीडिंग थी वो वहीं रहेगी। और अगर एनी केस और एनी लिटिगेशन इज इन प्रोसेस are likely to be started and meanwhile the man is died, it will be sued against the representative. And then representative is a person who is being the inherited या receive the inheritance from the deceased person, जो उसका क्या है? लॉ रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो डिसीज पर्सन की इनहेरिटेंस को टेक ओवर करेगा। और अगर उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट कर गया जो पूरी प्रॉपर्टी का राजदान हुआ तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और अगर जो है रिप्रेजेंटेटिव इज पास्ड अवे, देन द पर्सन हु रिसीव द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड रिप्रेजेंटेटिव ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केसेस। ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई किया कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लाजिम नहीं कि वही लैंग्वेज, लेकिन उस लैंग्वेज को पढ़ के अगर लिखेंगे तो आप कुछ ना कुछ उसमें से जरूर लिख लेंगे। अच्छा, और अगर मैं इसको पहले ऐसे लिख देता फिर आपने अल्लाह वाले, फिर आपके लिए जो लिखना था वो पता ही नहीं लग रहा था कि वाकई को कानून लिखा है या घर की दास्तान लिखा है। अच्छा बच्चों, ऑथर्स अक्सर किताबें लिख देते हैं। ठीक है जी। एक बंदे ने किताब लिख दी 100 tricks to make wife obedient। अच्छा, अब ये किताब बिकेगी कि नहीं बिकेगी? ये तो किताब हाथों बिकेगी, हॉट इश्यू है। मैं कहता हूं सीए करने से चाहिए किताब ही लिख डाले बंदा। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये किताब उसने लिख ली, अब इस किताब पे उसको मिल गए पैसे, हम कहते हैं जी 60 लाख रुपया उसने कमा लिया, 6 मिलियन कमा। अब ये 6 मिलियन तो बेचारा 12 लाख महीने साल का कमाता है, तो लाख रुपये महीना होगा पढ़ा लिखा आदमी,
तो 12 लाख रुपए कमाता है, 60 लाख इस दफा उसकी आमदनी में डाला ना, तो जरा टेबल में जाके देखेंगे कि 72 लाख रुपए 7 मिलियन को कितना टैक्स पड़ेगा। तो वो तो टैक्स बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्या ख्याल है? तो ये तो टू मच हो जाएगा, क्या ख्याल है? अगर यहां कहीं टेबल होता तो मैं आपको दिखाता कि ये तो टू मच टैक्स बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में कानून ने एक शिक दी है कि किताब लिखने में आम तौर पे आर्टिस्टिक वर्क करने में या लिटरेरी वर्क करने में लिखने वाले को वक्त लगता है 24 महीने। तो कहता है कि कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 मंथ द ऑथर मे चूज टू सबमिट द टैक्स ऑन रॉयल्टी, चाहे तो लमसम में दे दे और चाहे तो कैन पे द टैक्स ऑन रॉयल्टी इन द टैक्स ईयर इन विच अमाउंट इज रिसीव्ड एंड द प्रीसीडिंग टू टैक्स ईयर इन इक्वल। प्रीसीडिंग का मतलब अगले के पिछले, प्रीसीडिंग। क्या हाल है? क्यों जी, क्यों बच्चों? सोचे सोचे सोचे। क्यों बच्चों, क्या ख्याल है जी? हाँ जी, असल में बात जहन में ही आनी चाहिए। इकट्ठा टैक्स लगाएंगे ना, उसके 12 लाख आमदनी डाल के, 12 लाख आमदनी डाल के टैक्स लगाएंगे तो 72 लाख रुपए पे टैक्स ज्यादा बनेगा। और अगर आप इसे तोड़ देंगे ना, कितने में? 3 किस्तों में, और आज के साल में ही पिछले हिसाब के ऊपर। ऐसा भी तो है, पिछले साल की रिटर्न दोबारा फाइल हो जाती कि जी पिछले साल मैंने गाड़ी खरीदी, मैं भूल गया, मैंने बताई नहीं अपने कंसल्टेंट को, वो गाड़ी रह गई, तो क्या करें? 2 तरीके, या तो रिटर्न दोबारा फाइल करो या पिछली और इस साल की रिटर्न मिला के फाइल कर दो और वो हिसाब सारा रीएडजस्ट कर दो, रीइंबर्स कर दो उसको। क्लियर बच्चों? अब इसमें क्या होगा कि आप 72 लाख को इकट्ठा टैक्स लगाए तो ज्यादा है, लेकिन आज के ही दिन, आज की ही टेबल के ऊपर, यानी जो टेबल गिवन है, आप उसको 3 किस्तों में टैक्स लगाएं और जमा करें, वो थोड़ा तजर्बा करके देख लें, डू द एक्सपेरिमेंट, करके देख लें। क्लियर जी? तो क्या करेंगे, हमने कहा कि तुम ऐसा करो, इसको 3 हिस्सों में बांट लो। इसका फायदा ही होगा कि अगर आज के टैक्स ईयर में तुमने ये किया है, तो आज का टैक्स ईयर कौन सा है? 2022। तो 2022 में तुमने ये किया है, तो आप जब इसको तकसीम करोगे, फिर 21 होगा पीछे, फिर 20 होगा, तो जब तुम तकसीम करोगे तो ये 20 लाख इधर चला जाएगा, 20 लाख इधर चला जाएगा और 20 लाख इधर चला जाएगा। इस तरह ये टैक्स जो है बेशक आज की डेट में ही जमा कराना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी सूरत में क्या होगा? कम हो जाएगा। अब उसमें आपकी ऑप्शन है, आप आज ही लमसम में दे दें या आप 3 साल प्रोसीड करते जाएं उसको और उसको अगले 3 साल में एडजस्ट कर लें, या 3 साल को कैलकुलेट करके आज ही सबमिट करके फारिग हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा अपने कमिश्नर को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इसको 3 किस्तों में दूंगा, तो फिर आप 3 किस्तों में दे सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यू कैन पे इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो अब क्या बात समझ आई इस्लाह की? क्योंकि ये 2 साल में काम हुआ है तो इसका लमसम टैक्स ज्यादा बनेगा, तो हम ऐसा करते हैं इसकी 3 किस्तें कर लेते हैं। तो जब ये 2 साल में हुआ है तो ये 2-3 साल आज का साल और प्रीसीडिंग 3 साल में डाल के इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं, या तो लमसम पे दे दो, या 3 साल का हिसाब करके आज ही दे दो, या 3 साल का हिसाब करके अगले 3 साल पे ले जाओ। तो आमतौर पर क्या होगा, अगर आप राइटर होते तो आप क्या करते? आप नेक्स्ट पे उसको बांट दो। क्या है? अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी? इनकम ऑफ माइनर। माइनर क्या होता है? छोटा बच्चा। ये बच्चा इसने कहीं सन जावा का सर्टिफिकेट ले लिया, सन जावा का सर्टिफिकेट ले, इसने वेबसाइटें बनाना शुरू कर दी और इसको ऑनलाइन ऑर्डर मिलने शुरू। अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता नेट सोलने से राब्ता कर लिया,
और नेट सोल ने इसे सैलरी ऑफर कर दी कितनी, साल की 50 लाख रुपए। क्या हाल है बच्चों, 50 लाख रुपया साल का, ठीक है जी। अच्छा, अब 50 लाख रुपए साल का, तो इसकी आमदनी का क्या करें, इसके पास तो आईडी कार्ड ही नहीं, आईडी कार्ड नहीं तो एनटीएन नहीं बन सकता। तो इसकी आमदनी का काम या इसकी आमदनी का हिस्सा यहां तो डालना पड़ेगा इसके पापा की इनकम में या इसकी मामा की इनकम में। अब इसका फैसला कैसे होगा कि पापा की इनकम में डालें या मामा की इनकम में डालें। तो इसका हल ये निकाला है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। यानी अगर उसके पापा की आमदनी साल की 22 लाख रुपए है और उसकी मामा की साल की आमदनी 18 लाख रुपए है, दोनों ही यानी ड्यूल करियर फैमिली है, माँ भी काम करती बाप भी काम करता है, तो माँ कमाती 18 लाख, बाप कमाता है 22 लाख, और बच्चा दोनों से आगे निकल गया है, तो किसकी आमदनी में ऐड करें इसको, पापा की आमदनी में, तो उसकी आमदनी उसके अंदर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमाना शुरू कर देते हैं माइनर एज में। जैसे एक साला आता था हमारे बचपन में जुगनू, उसके कई राइटर बच्चे थे, स्टोरियां बनाते, एक मलका थी, एक शहजादा था, चक लेते थे उसका, लतीफे बनाते थे। अच्छा बच्चा, अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। अच्छा, सबसे बड़ी मिसाल है आरफा की, आरफा टावर जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था इधर, उन्होंने नाम दे दिया था ना उसका, क्योंकि वो बच्ची ने बहुत छोटी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की वो कर ली सर्टिफिकेशन। और आप पता उसकी बीमारी पे पैसे किसने दिए थे इलाज के, बिल गेट ने, बिल गेट ने पैसे दिए थे उसकी बीमारी। अच्छा बच्चों, अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इफ द बिजनेस एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस से इसको कारोबार मिले तो फिर ये प्रोविजन नहीं लगती। और माइनर इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18, 18 साल से छोटा माइनर कहलाएगा। और इनहेरिटेंस में अगर इसको मिली है कोई ऐसी चीज, उसकी आमदनी आ रही, तो वो उसमें काउंट नहीं होगी, वो एक अलग मामला। यानी बाप की तरफ से उसे सदीक ट्रेड सेंटर मिल गया, किराए सारे उसको आ रहे, ठीक है ना, तो वो सारे किराए आ रहे हैं, वो एक अलग इशू है। उसके लिए उसको जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, अंटिल जब तक वो माइनर है, तो कोई ना कोई तो होगा ना जिम्मेदार उसकी प्रॉपर्टी का, वो जिम्मेदारी है। अच्छा बच्चों, जैसे आपको याद है वो जो 6 माह का बच्चा, उसका जायदाद में हिस्सा था कि नहीं था, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गया था, बड़ा भाई, 26 साल का जो था, है ना, तो वो केस अलग हो गया ना फिर। अच्छा, तो बच्चों, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर, फर्ज करें आप और मैं मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई घर ले लेते हैं, और उस घर का किराया काफी ज्यादा है, फर्ज करें जितना भी है चले, फर्ज करें उस घर का साल का किराया जो है वो 5 लाख रुपए, 6 लाख कर दे, 6 लाख, ठीक है। तो अब मसला ये है कि हम दोनों आपस में लड़ पड़े और जाके इनकम टैक्स लेने में, यार हमारी लड़ाई होगी, हमारा फैसला ही नहीं होगा। इस तरह बेशुमार लोग हैं, वो क्या करेंगे, तो जाके उनसे कहेंगे नहीं हम लड़ पड़े, चाहे बाहर में इकट्ठे खाना खा रहे हैं, तो जब सुलह होगी तुम्हारा टैक्स दे दें, जब सुलह होगी तुम्हारा। जॉइंट प्रॉपर्टी अगर तुमने खरीदी है तो पहले इसका क्या करो, टैक्स का हिसाब करो, ठीक है। कैसे, तुम बताओ, 40% तुम्हारा था, 60% इसका था, बांटो इसको, अपॉर्शनमेंट करो इसकी। 60% को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा, 5 लाख था, 5 लाख कर दे, तो 3 लाख आया बेटा तेरे से और 2 लाख आया बेटा तेरे से। चलो अपना अपना टैक्स, अपनी बाकी आमदनी इसमें ऐड करो और रिटर्न सबमिट करो। तो कहते हैं विल कवर इन द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी, बट जॉइंट ओनर जो होंगे उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी अपॉर्शनमेंट करनी होगी इनकम, और उसका टैक्स अलग-अलग देना पड़ेगा, ऐसे जान नहीं छूटे। अच्छा बच्चों, और अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन बहुत बड़ा इशू है, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन।
असल में ना हेड्स के खर्चे अगर इकट्ठे कर दिए जाए ना तो फिर टैक्स कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाए। उन्होंने रूल बनाया कि नहीं यार, हेड्स इकट्ठे ना करें, आप आमदनी का बकायदा हिसाब करें। जैसे कहता है वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउंसेस आर रिलेटेड, द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर सम other person, the expenditure deduction allowances shall be apportioned on the reasonable basis। तो इनको अलहदा करना, लेकिन इसकी कोई रीजनेबल बेस बनाना। जैसे भी आपने देखा मैंने किस रीजनेबल बेस पे उनकी प्रॉपर्टी की इनकम अलहदा की थी, उसने 60% ऐसे डाले थे 40%, तो फिर जो रेंट आएगा 60% उसका होगा, 40 उसका होगा। इसी तरह यहां पर भी आपने क्या करना है कि एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से देखना है कि कितने किस पे लगे। कि जैसे मैं कोई बिल पे कर रहा हूं, तो बिल पे कर रहा हूं तो इस घर में चल रहे हैं, इस फैक्ट्री में चल रहे हैं 2 बल्ब और इस फैक्ट्री में चल रहे हैं 3 बल्ब और बिल आ गया है 1000, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये 1000 का 400 का खर्चा इधर डालना है और 600 का खर्चा इधर। तो आपके पास इसकी रीजन होनी चाहिए कि वो 2 बल्ब जल रहे हैं उधर और इधर, मिसाल दे रहा हूं ना सिर्फ, तो क्या होना चाहिए उसका बकायदा एक असूल होना चाहिए, उसके तहत आप इसको क्या करेंगे, अलहदा करेंगे। अब ये अपॉर्शनमेंट कहां करना पड़ सकता है? पहली बात तो ये समझ आई कि इसका बकायदा एक क्या बनाना पड़ेगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी कि किस बुनियाद पे आप इसको तकसीम करें। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप ये कहते हैं डेरिवेशन ऑफ इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम, मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम यानी एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम से काम नहीं आ रही, एक ऐसी जगह जहां 2 काम हो रहे, ऊपर का मैंने मकान किराया पे दिया हुआ है, नीचे मैं बिजनेस करता हूं, ठीक है। अब एक वर्कर रखा हुआ है जो किराएदार के घर में भी जाकर सफाई करके आता है और मेरे शोरूम की भी सफाई करता है। अब अगर ये 10,000 रुपये महीना ले रहा है, तकसीम करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा। मैं उससे पूछ लूंगा, अच्छा भाई ये बताओ कितनी दफा वाइपर मारना पड़ता है ऊपर वाले पोर्शन में, कितना? वो कहता है सर नीचे तो कहा आते जाते रहते हैं, तो नीचे मुझे ना 9 दफा दिन में वाइपर मारना पड़ता और ऊपर सिर्फ 1 दफा। तो मैं 1000 रुपया किराए के खर्चे में डालूंगा और 9000 रुपया बिजनेस। तो 2 अलग अलग हेड है ना। ये हेड जो है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और ये हेड जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस है। खर्चा दोनों में अलग करना पड़ेगा। तो कहता है कि द डेरिवेशन ऑफ मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम, the expenditure deduction allowances shall be portioned on any reasonable basis। तो reasonable basis पे तुम्हें इसको क्या करना चाहिए, अलहदा करना चाहिए। ठीक होगा बच्चों? तो गार्ड हो, कोई भी चीज हो, आपने इसको जो है उसकी रीजनेबल बेस रखनी है। तो उसके बाद कहता है टैक्सेबल इनकम हो और एक इनकम ऐसी हो जो फाइनल टैक्स रिजीम में जाती हो, फाइनल टैक्स रिजीम में जाती हो। तो दोनों पे अगर तुम्हें कोई एक्सपेंडिचर पड़ गया है तो दोनों के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल कोई नहीं, एक मिसाल ही काफी। क्या हाल है, हर एक की मिसाल क्या दे? तो अगर फर्ज करें, अब देखिए ना, सेपरेशन किस किस में करना पड़ सकता है? 2 डिफरेंट मोर देन 1 हेड किस में करना पड़ सकता है? टैक्सेबल एंड इनकम फॉलिंग फ्रॉम फाइनल टैक्स रिजीम, क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम में खर्चे अलाउ नहीं है। तो अगर उसके कोई खर्चे हैं तो वो तुम्हें कैलकुलेट करने और फिर जम कर देने। जैसे एक गाड़ी है, वो कारोबार के लिए भी इस्तेमाल होती है, मेरे पिकअप है, और उसके ऊपर जाकर मैं शेयर भी बेच के और खरीद के आता हूँ या डिविडेंड भी रिसीव करता हूँ। तो जाहिर है यूज तो दोनों तरफ हो रही है। तो मुझे अंदाजा करना पड़ेगा, मुझे सारा खर्चा बिजनेस को नहीं डालना, सारा खर्चा उधर नहीं डालना, तो उसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बस आपने ये याद रखना कि लॉजिकल बेस होनी चाहिए। पहला क्या याद रखेंगे, तकसीम 2 इनकम ऑफ हेड में हो सकती है। तकसीम किस में हो सकती है और किस में हो सकता है? फाइनल टैक्स रिजीम में हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा,
अब बच्चों यहां पे एक केस है, वो केस ये है कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में भी काम करता है, चाइना में भी काम करता है। इसका नाम है साइनर्जी फूड। साइनर्जी फूड का मतलब है एक फूड बेचता है। खूबी की बात यह है कि बंदा इतना मेहनती है कि पाकिस्तान में बेचता है झींगा। झींगा समझते हैं? एक छोटी सी मछली होती है केकड़ा नुमा, और चाइना में बेचता है डडू, फ्रॉग। लेकिन दोनों जगह इसके कारोबार चल रहे हैं। अब चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, तो देखिए आप लोग देखा जापानीज ऐड आती है टोयोटा की, लोग ज्यादा देखते हैं, टोयोटा यारस की। उर्दू में होती शायद ना देखते, है ना? अच्छा, तो पाकिस्तान में जरा शौक हो गया चाइनीज सुनने का, शी मांग छुंग छुंग छांग लोग सुनते हैं। अच्छा, अब ऐसी सूरत में ये हुआ कि उसने एक जो है ना एडवर्टीजमेंट बना लिया। वो एडवर्टीजमेंट दोनों जगह चला दिया। कितने का बना? चाइना से बनाया तो 75,000 का बन गया ना, सस्ता बन जाता। तो his advertising agency made an advertisement in the mix of language Chinese and Urdu, which is published both in Pakistan and China. दोनों पब्लिश कर दी। तो सारे चाइनीज उर्दू पसंद करते हैं और पाकिस्तानी चाइनीज पसंद करते हैं। Calculate the total income which is by apportionment of advertising cost. Suppose Mr. Tasneem is resident person and Mr. Tasneem is नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगर रेजिडेंट पर्सन है तो भी इसकी इनकम निकालें, और अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो भी इसकी इनकम निकालें। अच्छा, अगर ये रेजिडेंट पर्सन तो अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिर तो इसकी दोनों इनकम लेनी पड़ेंगी हमें। तो अगर हम ये कहते हैं कि देखिए कि ऐसी सूरत हाल है, यहां हमने लिखा इनकम ऑफ मिस्टर जो भी है ये, ठीक है जी। अच्छा, सेल्स पाकिस्तान में कितनी आई? 7 लाख सेल्स आई इनकी पाकिस्तान में, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सैलरीज पाकिस्तान में कितनी देनी पड़ी इन्हें? 2 लाख, ठीक है जी। अच्छा, 2 लाख इन्हें सैलरी देनी पड़ी यहां। अब मसला यह है कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज है जो क्या थी? कॉमन थी। अब एडवर्टाइजिंग को कैसे करें? उसकी वजह यह है कि देखिए 7 लाख रुपया पाकिस्तान से हमने कमाया, 7 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाया, और 7 लाख पाकिस्तान से कमाया जमा 14 लाख चाइना से कमाया, मल्टीप्लाई बाय द 75,000 विच इज द कॉस्ट, ठीक है, दिया गया 25,000 रुपए पाकिस्तान में पड़ेंगे। क्यों? 75,000 लगा के यहां से कितना कमाया है? 7 लाख। टोटल कमाई कितनी आई है? 21 लाख। तो लिहाजा यहां एडवर्टाइजिंग की कितनी कास्ट आ जाएगी? 25,000। अब ये खर्चे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो पता चला कि उनकी जो इनकम है वो आई है 475,000, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं कहां पे? इनकम सोर्स ऑफ इन पाकिस्तान, इनकम सोर्स इन चाइना। समझिए ये लाइन पूरी लिखी, सही है? अच्छा बच्चों, हिम्मत है ना अभी? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब देखिए सेल्स कितनी आई? 14 लाख। 14 लाख की सेल आ गई। अब इसके अंदर अगर आप देखें सैलरीज, चाइना में सैलरी कितनी है? 3 लाख। वहां लोग मान जाते हैं ना, चींग चौंग चूंग करते हैं। आप लोग क्या हाल? नहीं बच्चों, लेकिन मसला है कि थोड़ी सैलरी थोड़ी देकर तो अच्छे खासे पैसे कमा लिए। अच्छा, अब जो फॉर्मूला है वो बन गया 14 लाख ऊपर आ जाएगा और नीचे 7 लाख जमा 14 लाख
मल्टीप्लाई बाय 75,000, 50,000 बन गए। अब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गई यहां पे कितनी, 50,000। अब ये दो चीजें इसमें से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ठीक है जी, कितना हो गया, 525000। अगर ये रेजिडेंट है तो रेजिडेंट्स के केस में टैक्सेबल इनकम ये है, ठीक है जी। अगर ये रेजिडेंट है तो रेजिडेंट को अपनी इधर की आमदनी पे भी टैक्स देना है और उधर की आमदनी पे भी देना है, ये पढ़ा था ना जी हमने। अच्छा, अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो फिर किस पे टैक्स देना है इसको, फिर सिर्फ इसको इस पे टैक्स देना है। तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2। ठीक हो गई जी बात, कंफर्म बात हो गई दोनों। अच्छा, और बात भी समझ आ गई। अब वो जो आपने कहा था ना अपोर्शनमेंट, उसकी बात यहां पे हमें ये समझ, क्लियर जी। अच्छा, तो ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, इसका आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आएगी एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस, एक क्लास ने क्लासेस पे किया हो तो उसको भी अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। और एनी एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस इंक्लूडिंग प्रिजम्पटिव इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम एलोकेटेड, तो उसको भी अलग करना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या हुआ, जिन पे टैक्स नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ क्लासेस पे होगा तब भी अलग करना पड़ेगा कि एक क्लास है जो कि सेपरेट ब्लॉक है, एक क्लास है जो फाइनल क्लास है, एक नॉर्मल है, उसको भी अलग करना पड़ेगा। अच्छा, एक ऐसी क्लास है जिसके ऊपर एक खर्चा आपने एक स्प्रे करवाया, घर में भी कराया, अब सॉरी आपने बिजनेस में भी कराया और अपने खेत में भी कराया, फील्ड में। तो फील्ड किस में आ गया, एग्रीकल्चर। तो उसने 10,000 रुपया लिया है आपसे, कितना लिया है, 10,000 रुपया लिया। तो वो कहता है मैं पूछूंगा कितनी दवाई घर में लगी, कितनी दवाई खेत में लगी मच्छर मारने की, तो मैं अक्सर खेतों में जाकर सो जाता हूँ तो रात को मच्छर काटता हूँ। तो कहता है सर देखें, एक बोतल हम लाए थे 7,500 की या 10,000 की हम लाए थे, 10,000 हमारा खर्चा आया था, लेकिन उसका ज्यादातर 90% खर्चा खेत में हुआ, घर में सिर्फ 10% लगा। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया इधर 1,000 इधर डाल देंगे, 9,000 उधर डाल देंगे। अब ये कौन सी है, ये है एग्जेम्प्टेड, क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता और इस पे टैक्स होता। तो मैंने समझाने के लिए दो ऐसी चीजें बना दी, जैसे फाइनल टैक्स, एग्जेम्प्टेड टैक्स, तो यहां पे भी हमें सेपरेट करना पड़ सकता है। अब जो स्टूडेंट याद रखना चाहता है ना, उसे 3 बातें याद, द एक्सपेंडिचर एंड डिडक्शन शुड बी सेपरेटेड। बोलिए, द इनकम and expenditure should be separated. The income and expenditure should be separated. It can be separated from the same head of income but on the different source. It can be separated from the different block of income, different regime of income. तो ये सेम regime के दो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने पहली बात यह रखनी कि जो स्प्लिट आपको करना पड़ सकता है, ये आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। तो दोबारा रिपीट करते हैं, ये हो सकता है डिफरेंट रिजीम ऑफ इनकम और ये हो सकता है शाबाश बिजनेस इनकम, या क्यों क्या हो सकता है, यूं और आसान कर देते हैं, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड कहते हैं। अब सही हो गया, ये मैं अब सेव भी कर दूं। तो पहला फिक्रा बोलिए, द एक्सपेंडिचर and deduction should be separated on a logical ground. दोबारा बोलिए,
बिटवीन, बिटवीन पहला क्या, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, बिटवीन रिपीट करते हैं क्या, शुड बी सेपरेटेड ऑन अ लॉजिकल ग्राउंड बिटवीन different heads of income, different regime of income, taxable and exempted. क्लियर जी? तो यहां पे आज का लेक्चर हम